मूवी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सैलून में काम कर रहा होता है। एक दिन वो अपने मालिक के पास आकर उसे कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और वो अपने मालिक से बोलता है कि मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं पर घूमने जाऊंगा। पहले तो उसके मालिक मना कर रहा होता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। उसके अगले दिन महाराजा किसी खिलौने के शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा खिलौना खरीदता है। वो बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। दरअसल उसी शॉप के ऑपोजिट साइड में उसकी बीवी और बेटी बैठी हुए होती है। महाराजा बाहर आकर वो खिलौना अपनी बीवी को दिखाता है। वो खिलौना उसके बीवी को पसंद नहीं आती। महाराजा दूसरे टॉय लाकर उसे दिखाता है। इसी बीच एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसी घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर महाराजा की बीवी और उसकी बेटी बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी बेटी बच गई थी क्योंकि उसके ऊपर एक डस्टबिन गिर गया था जिसके अंदर उसकी बेटी महफूज होती है। महाराजा अपनी बेटी और वो डस्टबिन को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार कर रहा होता है। कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि महाराजा अपनी बेटी ज्योति को स्पोर्ट्स सिखा रहा होता है। ज्योति को स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही पसंद था, इसीलिए वो अपनी 10वीं की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके चलते उसके सारे टीचर्स उसे काफी पनिशमेंट भी कर रहे थे। लेकिन इन सभी टीचर्स में से स्पोर्ट की टीचर आसिफा उसे काफी सपोर्ट कर रही थी और उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट भी कर रही थी। उसके बाद हम महाराजा को देखते हैं। वो अपने घर में अपनी बेटी ज्योति के साथ लक्ष्मी नाम के शख्स के साथ रह रहा होता है। वो शहर में अपना एक नया सैलून खोल लिया हुआ होता है। उसी बीच महाराजा को ज्योति के स्कूल से बुलाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति को डांट रहा होता है। वहाँ पर आसिफा मैडम बोलती है कि गलती ज्योति का नहीं बल्कि दूसरे लड़के का है। अब यहाँ पर महाराजा सबके सामने प्रिंसिपल से बोलता है कि मेरी बेटी को तुमने बिना वजह से उसे डांट दिया है, अब तुम उसे माफी मांगो। प्रिंसिपल मना कर रहा होता है लेकिन महाराजा उसे फोर्सफुली सॉरी मंगवाने के लिए मजबूर कर देता है। महाराजा को इतना गुस्सा देख प्रिंसिपल भी ज्योति से माफी मांग लेता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन ज्योति अपने पिता महाराजा से बताती है कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए शहर एक हफ्ते के लिए जाना है। महाराजा को टेंशन होने लगता है लेकिन वो ज्योति को जाने के लिए अलाउ कर देता है। ज्योति भी बोलती है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ लेकिन हर सुबह आप लक्ष्मी को मुझे वीडियो कॉल पर दिखाना। दरअसल महाराजा उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बेटी उस एक्सीडेंट में बच गया था। वो लोग उसे सर सफाई करके भगवान के पास रख दिया हुआ होता है और उसी दिन से लेकर आज तक वो लोग उस डस्टबिन को लक्ष्मी नाम देकर उसे पूजा कर रहा होता है। अब ज्योति के जाने के बाद महाराजा काफी अकेला रहने लगता है। वो अक्सर सोया ही रहता था। फिर ऐसे ही एक रात जब वो सो रहा था तब उसके ऊपर से एक सांप निकल जाता है लेकिन महाराजा को मालूम भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सेलमैन होता है। वो एक गैरेज में जाकर अपने कार में रखे चश्मे के बारे में पूछते हुए एक एम्प्लॉय को मारने लगता है। दरअसल वो चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था और उन्होंने वो चश्मा अपनी कार में रखा था। जब गैरेज से उसके कार उसके पास आया तो वो चश्मा वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर वो एम्प्लॉय बोलता है कि सर आपके कार धारा नाम के आदमी ने ठीक किया था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि धारा आता है। वो एम्प्लॉय उस धारा से बोलता है कि तुमने उसके चश्मा देखी है क्या? धारा बोलता है कि नहीं, मुझे क्या मालूम। सेलमैन उसे भी मारता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि शाम तक मेरे चश्मा मेरे पास होना चाहिए नहीं तो तुम सबको मार दूंगा। उसी शाम को सेलमैन एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। वहाँ पर अचानक धारा आ जाता है और अपने पास रखे उस चश्मे को दिखाता है जो कि सेलमैन का था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो चश्मा धारा ने ही निकाला था। फिर धारा सेलमैन के आगे ही वो चश्मा को तोड़ देता है। यह देख सेलमैन के आदमी उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए जाता है लेकिन धारा सेलमैन सहित उसके आदमियों को बुरी तरह से पीटकर वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि एक कंप्लेन लिखाने के लिए गया हुआ होता है। वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि सर लक्ष्मी एक दिन से घर से गायब हो गई है और वो कहीं पर मिल नहीं रही है। इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि आखिर लक्ष्मी तुम्हारी क्या लगता है, वो तुम्हारी बीवी है या फिर बहन या फिर तुम्हारी बेटी? इस पर महाराजा बोलता है कि नहीं तो वो मेरी बहन है और नहीं वो मेरी बीवी। दरअसल वो हमारे घर का एक डस्टबिन है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस वाले उस पर हंसने लगता है और उसे पागल बोलकर वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन महाराजा जिद करने लगता है कि आप प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढिए। अब धीरे धीरे वो इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा होने लगता है और वहाँ से उसे फोर्सफुली वहाँ से
भगाने लगता है, लेकिन वो थाने में एक रॉड को पकड़ लेता है। जब वो लोग उसे फोर्सफुली बाहर निकालने लगता है तब हम देखते हैं कि महाराजा उस रॉड को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से थाने में टूट-फूट होने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराजा बहुत ही जिद्दी किस्म का शख्स होता है और वो जिद पकड़ के बैठे हुए होता है कि आप लोग प्लीज मेरे लक्ष्मी को ढूंढिए, नहीं तो मैं इस स्टेशन से कहीं नहीं जाऊंगा। अब सारे पुलिस वाले अपने सीनियर को वेट करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस थाने के सीनियर वरदराजन बहुत ही घूसखोर किस्म का आदमी होता है। वो पहले तो एक नेता के घर में चोरी करवाता है और इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए हो, उस नेता से अनाप शनाप सवाल पूछकर उसे ही कंफ्यूज कर देता है। वो उससे भी पैसा ले लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वरदराजन बहुत ही नीच किस्म का शख्स है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है और वो स्टेशन की ऐसी हालत देखकर वो शौक में पड़ जाता है और वो महाराजा को अपने पास बुलाकर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है, जिस पर महाराजा उसे उसी दिन की कहानी बताने लगता है। वो बोलता है कि जब मैं रात को 10 बजे अपनी सैलून बंद करके अपने घर आया तो वहाँ पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे, जिनसे मेरे हाथापाई हो गई, लेकिन वो मेरी लक्ष्मी को मेरे से चुरा ले गए। वरदराजन भी लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है, लक्ष्मी तुम्हारी क्या लगती है? महाराजा बताता है कि लक्ष्मी मेरे कोई नहीं लगती, दरअसल लक्ष्मी डस्टबिन का नाम है। जिस पर वरदराजन उसे पूछता है कि उस डस्टबिन में तुम ऐसा क्या छुपाया था जो तुम उसके लिए रिपोर्ट लिखाने के लिए आ गए? महाराजा उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है, लेकिन वह मेरे लिए बहुत ही खास है। ये सुनकर वरदराजन के दिमाग में पैसे कमाने के लिए लालसा जागने लगता है, इसीलिए वो महाराजा के केस अपने हाथों में ले लेता है। अब पुलिस वाले उस डस्टबिन को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा नाम के एक आदमी को देखता है जो अपनी एक साथी सबरी के साथ मिलकर दूसरे के घर में घुसकर चोरी करता है और ये लोग उसी घर में चोरी करता है जहाँ पर सिर्फ लेडीज और बूढ़े लोग होते हैं। ये लोग चोरी करने के बाद लेडीज के साथ जबरदस्ती करता है और वो उन सबको मार देता है। वहीं सेल्वा की शादी हो रखी थी और उसके एक छोटी सी बच्ची होती है जिनका वो बहुत ही ध्यान रख रहा होता है। उसके बेटी के पीठ पर एक घाव भी होता है जिसके वो मरहम पट्टी कर रहा होता है, लेकिन वो घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा होता। वहीं सेल्वा अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया हुआ होता है कि वो एक चोर है। वो अपनी बीवी के साथ एक भला इंसान बनकर रह रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा की डस्टबिन को हर जगह ढूंढने शुरू कर देता है और अपने आदमियों को भी डस्टबिन ढूंढने के लिए बोल दिया हुआ होता है। वही थाने में वरदराजन महाराजा से काम करवाने लगता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन को जुबान दी थी कि अगर वो महालक्ष्मी को ढूंढ कर लाएगा तो वो उसे 1 लाख रुपया देगा। 50,000 तो महाराजा ने वरदराजन को एडवांस में ही दे दिया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला था। अब एक दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता है। वहीं उसके साइड में कार के मैकेनिक बैठा हुआ होता है जो उस दारा को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हुआ होता है। वहाँ पर महाराजा उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ। तो आदमी बताता है कि मेरा यहाँ काम करने वाला आदमी दारा काफी दिनों से गायब हो चुका है। साथ ही वो महाराजा को दारा को फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर महाराजा अपने फ्लैशबैक याद करने लगता है और हम देखते हैं कि महाराजा उस रात सेलमैन के पास जाकर उस कार के ओनर के बारे में पूछने के लिए आया हुआ होता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर पर चोरी हुई थी तो महाराजा के घर में एक कार का टूटा प्लाजा की पर्ची निकली थी जिसमें कार के नंबर था और उसी की मदद से वो उस कार के ओनर के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर दारा आ जाता है और वो सेलमैन सहित उसके आदमी को बहुत मारता है, जिसके बाद दारा वहाँ से जाने लगता है। वही महाराजा भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन दारा जान लेता है कि उसके पीछे महाराजा पड़ा हुआ है और वो अपने आदमी को कॉल करके एक जगह पर खड़ा होने के लिए बोलता है। वही महाराजा उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर दारा के आदमी महाराजा को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। तब महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमियों में से धारा भी वही था, जिसके बाद वो उन सब आदमियों को मारकर धारा के बैग चेक करने लगता है। दरअसल उस रात जब महाराजा की लड़ाई हुई थी तो उनमें से एक के बैग पर चोट लग गया था और अब महाराजा उसके बैग पर छूकर चेक कर रहा होता है, जिस पर धारा महाराजा को बताता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि उस रात हम में से एक पुलिस वाला भी वही था। और यह बताकर वो बाइक से भागने लगता है। अब महाराजा को धारा पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसका बाइक से जाते वक्त उसका गला काट देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। अब हम यहाँ पर महाराजा के यहाँ आने के मकसद पता चलता है कि वह थाने में धारा की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया
बताया था कि उनके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेंट करके उसी को ढूंढने यहाँ पर आया हुआ होता है। इधर पुलिस वाले महाराजा के पैसे खाने के लिए अपने आदमियों को दूसरे आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डस्टबिन बनाने के लिए बोलता है, जिस पर वह आदमी उसे कुछ दिन के लिए टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा को देखते हैं कि उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला होता है और सेल्वा अपनी बीवी को बताता है कि वो इस बार अपनी बेटी को सोने का गिफ्ट चेंज करेगा और बर्थडे के दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को कॉल करती है और उसे सोने के चेन लाने के बाद शेविंग करके आने के लिए बोलती है ताकि वो ठीक ठाक लगे, जिस पर सेल्वा उसकी बात मान लेता है और महाराजा के सैलून जाकर अपनी शेविंग करवाने लगता है। फिर सेल्वा की उसकी बीवी का कॉल आता है कि तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आए, आज तुम्हारा बेटी का बर्थडे है तो जल्दी जल्दी घर आ जाओ। और यह बात महाराजा भी सुन लेता है। अब यहाँ पर महाराजा सेल्वा की शेविंग करने लगता है पर तभी ट्रिमर का बैटरी खत्म हो जाता है, जिसे लाने के लिए महाराजा साइड वाली शॉप पर जाता है। इतने में सेल्वा को सबरी का कॉल आता है और वो बोलता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहा है। हालांकि पुलिस वाले को लगता है कि ये सब दूसरे शहर के लोग कर रहे हैं, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए, जिस पर सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है। यह कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ है और उसे लगता है कि महाराजा ने सब बात सुन ली। खैर सेल्वा हड़बड़ में शेविंग करके वहाँ से चले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सोने का चेन वहीं पर छूट जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्वा की बेटी का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। तभी सेल्वा वो चेन ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो पूरी घर ढूंढता है पर उसे वो चेन कहीं नहीं मिलता। इधर महाराजा को वो सोने का चेन दिख जाता है। उसे याद आ जाता है कि आज सेल्वा की बेटी का जन्मदिन है और यह चेन उसे गिफ्ट करने वाला था, जिसके बाद वो सेल्वा को वो चेन लौटाने के लिए वहां पर चले जाता है। पर उसी टाइम पुलिस वाले सेल्वा को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर सेल्वा को ऐसा लगता है कि सैलून में महाराजा ने उसकी सारी बात सुन ली थी, जिसके कारण उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तभी सेल्वा को पुलिस अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर सेल्वा के ऐसी हालत देखकर सबरी पुलिस वाले पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं पर मार देते हैं। अब यहाँ पर सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सेल्वा भी सोच लेता है कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो सबसे पहले महाराजा से वो बदला जरूर लेगा, जिसके कारण उसकी बीवी और बेटी उसे दूर हो गई। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये सब जो हुआ वो सब कुछ फ्लैशबैक का सीन था, मतलब अभी तक जितने भी सेल्वा के सीन दिखाए गए थे वो सब पास्ट का सीन था। प्रेजेंट में तो महाराजा अपने डस्टबिन को कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस में आया हुआ था। खैर दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा के बताए गए डस्टबिन जैसे ही एक नकली डस्टबिन बना लेते हैं और उस पर पत्थर मारकर उसे पुराने जैसे बना देता है ताकि महाराजा से उन्हें जल्द से जल्द 1 लाख और मिल सके। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने डस्टबिन तो नकली बना लिया, पर नकली चोर हम कहाँ से लाए। वो तरह तरह के चोरों को कॉल करता है ताकि वो लोग अपना जुर्म कबूल कर ले कि उन्होंने ही डस्टबिन चुराया था, लेकिन वो डस्टबिन का नाम सुनते ही वो चोर वाले मना कर देता है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ डस्टबिन चुराने के लिए हम चोर नहीं बनेंगे, इससे हमारे रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब वरदराजन को टेंशन होने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाले स्टाफ जो डस्टबिन ढूंढने के लिए हेल्प कर रहा था वो बोलता है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वरदराजन उसे 50,000 रुपया देने वाला था। अब यहाँ पर वरदराजन बोलता है कि मैं एक बार महाराजा को कॉल करने के लिए बोलता हूँ, जैसे जैसे महाराजा बोलेगा तुम ठीक वैसे वैसे ही अपना जुर्म कबूल कर लेना। वो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, कॉल करता है और उसे बोलता है कि उस रात जैसे जैसे हुआ तुम ठीक ठीक वैसे ही बताओ। तब वहाँ पर महाराजा बताने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर गया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। तभी हमें यहाँ पर एक शॉकिंग बात मालूम चलता है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई थी और अंदर वो 3 चोर थे। अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगी और वही तीनों चोर ज्योति के कपड़े बदलते हुए देख रहा था और वहाँ पर वो तीनों मिलकर ज्योति के साथ बहुत ही गंदा काम किया। वहाँ पर वो पुलिस वाला भी था जो डस्टबिन ढूंढने में लगा हुआ था। यहाँ पर हम जानते हैं कि सेल्वा जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपने बदला लेने के लिए उस घर में आया हुआ होता है, लेकिन महाराजा के आने से पहले उसकी बेटी वहाँ पर घर आ गई थी और उन सब ने मिलकर उसके साथ गलत काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए एक स्पोर्ट्स शूज खरीद रहा होता है, जिस वजह से उसे घर आने के लिए काफी देर लग जाता है और जब महाराजा अपने घर आता है तो उसके आने से पहले वो तीनों लोग वहाँ से भाग गए थे। अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वाले को वो कहानी बता रहा था, जैसे कुछ चोर आए और उसका डस्टबिन चुरा ले गए, जिसके बाद
रात को वरदराजन उसी पुलिस वाले को महाराजा की सुनाई हुई कहानी बताता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाले शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसकी सुनाई कहानी बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो लोग उसके घर में घुसे थे। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला सेल्वा को कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है कि महाराजा ने इस बार कुछ अलग ही कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। और अब पुलिस वाले उन चारों को ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें सेल्वा बोलता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, बाकी मैं सब देख लूंगा। वहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब महाराजा उस रात अपने घर वापस आया हुआ था। तब वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वो डर गया था और वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, जहां उसकी बेटी उसे पूरी कहानी बताता है कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो उनमें से एक आदमी के बैक पर चोट लग गया था। साथ ही ज्योति महाराजा से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप किसी भी तरह उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर दी। अब ऐसी हालत देखकर बेचारा महाराज बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और वो अंदर से टूट जाता है और उसके बेटी के साथ ऐसे करने वालों को वो जान से मारने का विचार बना लेता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं कि वरदराजन उस पुलिस वाले के साथ महाराजा के घर पर आता है और वहाँ पर वो बोलता है कि देखो तुम्हारे लक्ष्मी को मैंने ढूंढ लिया है और इन्होंने उसे चुराया है। महाराजा उस पुलिस वाले से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे धन्यवाद करने के लिए उसे गले मिल जाता है और उसे पीठ थपथपाता है, जहाँ पर वो उसे देखता है कि उसकी पीठ पर घाव है। वहाँ पर वरदराजन बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लक्ष्मी को चुराए हुए चोर को पकड़ लिया है, अब मैं इसे जेल में डाल दूंगा। महाराजा बोलता है कि नहीं, इसे माफ कर दो। वरदराजन बोलता है कि माफ कर दो या तुम्हें इसे मार दो। अब यहाँ पर महाराजा शौक हो जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वरदराजन को पहले से ही पता था कि लक्ष्मी तो एक बहाना है। महाराजा तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को ढूंढने के लिए थाना में आया था, क्योंकि जब वरदराजन ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्हें मालूम चल गया था कि ज्योति हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले भी डस्टबिन को ढूंढने का नाटक कर रहे थे। अब वरदराजन महाराजा को हाथ में एक तलवार देकर बोलता है कि तुम इसे मार दो, क्योंकि उसका भी मानना था कि ऐसा करने वाले को तो जान से मार देना चाहिए। जिससे महाराजा भी पुलिस वाले की बातें सुनकर उसे मार देता है। उसके बाद उसे मालूम चलता है कि सेल्वा एक कंपनी में बैठा हुआ है। वो वहाँ पर तुरंत पहुंच जाता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होता है और महाराजा सेल्वा के दोनों पैर तोड़ देता है। जिस पर सेल्वा कहता है कि मैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी के साथ जो मैंने किया वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। ज्योति सेल्वा के पास उसकी सोने का चेन फेंकते हुए बोलती है कि तुम यही चोरी करने के लिए आए थे ना, ये लो इसे रख लो। जिसे देखकर सेल्वा को होश उड़ जाता है कि आखिर यह चेन उसके पास कैसे आया। अब यहाँ पर हमें बहुत ही शॉकिंग न्यूज मालूम चलता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्वा के अरेस्ट होने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वा की पत्नी के पास उसकी चेन वापस करने के लिए आया था, जिसे लेने से सेल्वा की पत्नी मना कर देती है, ये बोलकर कि ये चेन न जाने कितने लोगों के खून से रंगा हुआ है। जिसके बाद महाराजा सेल्वी की बेटी के लिए एक टाई खरीदने के लिए जाता है और यह वही सीन था जब महाराजा अपनी बीवी के खिलौने दिखा रहा था और तभी वहाँ पर एक लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सेल्वा की पत्नी मर जाती है और महाराजा की बेबी और बेटी दोनों मर जाती है। और जिस बच्ची को आज तक महाराजा बड़ा किया था वो और कोई नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी थी, जो डस्टबिन में दबने की वजह से वो बच गई थी। अब प्रेजेंट में ज्योति वहाँ से जाने लगती है, जिसके कंधे पर चोट लगा था और यह चोट सेल्वा देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी के भी इसी तरह से चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पकड़कर उसे पूछने लगता है कि यह मेरी बेटी है ना। जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ और तुम इससे दूर रहो। इसके बाद वो ज्योति को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर सेल्वा को एहसास होता है कि उसने बदले के आग में यह कैसे गुनाह कर दिया, उसने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। यह सोचकर वो बहुत ही रोने लगता है और वो बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।